अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 43वीं किस्त, जहाज का अगवा का दूसरा हिस्सा। तीनों बहन भाइयों को हम इसी जगह सफर में छोड़ते हैं। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां अंबर और नाग ने हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर अपना बहरी जहाज और जमीन के अंदर खजाना छुपा रखा था। आपको याद होगा कि नाग ने एक सांप शीश नाग को खजाने की हिफाजत के लिए रवाना किया था। वो सांप अपने नाग देवता के हुक्म के मुताबिक चल तो पड़ा, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि रास्ता कितना दुश्वार है। रास्ते में दरिया भी आते हैं और दलदलें भी। शीश नाग एक बड़ा सांप था, उसे लोगों की नजरों से भी छुपना था और दरियाओं को भी पार करना था। वो 2 दिन और 2 रातें वो वादी और पहाड़ों में सफर करता रहा। तीसरे रोज वो एक दरिया पर पहुंचा। दरिया के साहिल के साथ साथ चलते उसे एक जगह लकड़ी का पुल मिल गया। सांप उस पुल पर से दरिया बुर कर गया। आगे फिर घना जंगल था। सांप ने जंगल में अपना सफर शुरू कर दिया। ये जंगल बड़ा गहरा था। यहाँ रास्ते में दलदली मैदान भी आते थे। इंसान दलदली मैदान में धोखा खा सकता है, मगर सांप धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि उनकी छठी हिस्स उन्हें खबरदार कर देती है कि सामने कोई दलदल है। सांप दलदल मैदानों से बचकर निकल गया, मगर 6 रोज के सफर के बाद फिर सामने एक दरिया आ गया। ये दरिया जंगल के ऐन बीच में से गुजर रहा था और यहाँ इलाका पथरीला था। यहाँ कोई पुल नहीं था। सांप बड़ा परेशान हो गया। उसने साहिल के साथ साथ रेंगना शुरू कर दिया, इस ख्याल से कि शायद आगे कोई पुल मिल जाए, मगर पुल कहीं भी नहीं था। सांप काफी दूर तक निकल गया। एक जगह दरिया किनारे उसने झाड़ियों के पीछे से धुआं उठते देखा। वो रुक गया, क्योंकि उस तरफ से उसे गोश्त के भुने जाने की बू आ रही थी। वो समझ गया कि यहाँ कोई जंगली कबीला आबाद है जो जानवरों का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। उसे खबर नहीं थी कि यह कबीला जानवरों के अलावा सांपों का गोश्त भी बड़े शौक से खाता है। सांप ने सोचा कि वहां से वापस चलना चाहिए। इस ख्याल से वो वापस मुड़ा ही था कि अचानक उसे सामने से 6-7 आदमियों ने उसे घेर लिया। सांप एकदम होशियार हो गया। जंगली तीर कमान और नेज़े ताने सांप के इर्द गिर्द खड़े थे। वो सांप को हिलाक करना चाहते थे। सांप ने अपना फन फैलाकर जोर जोर से शोकरें मारनी शुरू कर दी, इस ख्याल से कि शायद ये जंगली लोग उसकी आवाज़ से डर कर भाग जाएंगे। लेकिन वो भी जंगली थे, खौफ का नामो निशान भी नहीं जानते थे। उन्होंने सांप के गिर्द अपना हल्का तंग करना शुरू कर दिया। सांप घबरा गया। उसने एक जंगली के आगे बढ़कर उसे डस लिया। जंगली ने फौरन खंजर मारकर उस जगह जख्म लगाया और जहर बाहर निकाल दिया और ऊपर रस्सी बांध दी। दूसरे जंगली ने तीर चलाया। तीर सांप के करीब सन से निकलकर जमीन में गड़ गया। सांप जल्दी से परे हट गया। जंगलियों ने सांप पर तीरों की बारिश कर दी। एक तीर सांप के सर पर लगा और वो चलकर जमीन पर गिरा। अब कितने ही तीर सांप के जिस्म में घुप गए। सांप आखिरी सांस लेने लगा। उसे नाग और उसके खजाने का हल्का सा ख्याल था और फिर सांप मर गया। जंगली उस सांप को उठाकर ले गए और उन्होंने उसे भून कर बड़े मजे से उसकी दावत उड़ाई। ये उस सांप का अंजाम हुआ जिसको नाग ने अपने खजाने का पहरेदार बनाकर भेजा था। शायद उसने ये सबसे बड़ी गलती की थी कि सांप को सांप की शक्ल में ही रवाना किया। नहीं तो नाग ये भी कर सकता था कि शीश नाग को किसी परिंदे के रूप में भेजता, जो खजाने के पास जाकर फिर से सांप बन जाता। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तीर कमान से निकल चुका था और सांप दम तोड़ चुका था। अंबर और नाग को कोई खबर नहीं थी कि सांप हिलाक हो गया है और जंगली लोग उसे मजे से खा पी चुके हैं। वो बेचारे पाटलिपुत्र में अपनी परेशानियों में फंसे हुए थे। उन्हें तो सर खुजाने की फुर्सत तक नहीं थी। अब हम यहाँ से समंदर के मगरबी साहिल पर उस जगह जाते हैं जहाँ अंबर और नाग ने एक खाड़ी में अपने बहरी बादवानी जहाज को छोड़कर करीबी जमीन में अपना खजाना दफन किया था। उस खजाने का एक नक्शा चमड़े के टुकड़े पर बनाकर वो लोग अपने साथ ले गए थे। बादवानी जहाज को खाड़ी के अंदर लाकर दरख्तों और घनी बेलों की शाखों में छुपाया गया था। जहाज बिल्कुल खाली था। उसका लंगर समंदर के अंदर पत्थरों में गड़ा हुआ था। करना खुदा का ऐसा हुआ कि एक रात उधर से कुछ डाकुओं का गुजर हुआ। वो किसी जगह डाका मारकर वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें रात हो गई। उन्होंने आराम करने के लिए जंगल में डेरे डाल लिए। ये डाकुओं का एक बड़ा ही खतरनाक गिरोह था, जो बड़ी आसानी और बेदर्दी के साथ औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल कर दिया करते। उस गिरोह का सरदार एक मरहटा सरदार होलकर था। होलकर बड़ा वहशी और संगदिल डाकू था। वो कई इंसानों का खून कर चुका था और उसने कई रियासतों के लोगों को लूटा और कत्ल किया था। सरदार होलकर अपने 10-12 डाकू जो थके हुए थे, खाना खाने के बाद सो गए और कुछ सोने की तैयारी करने लगे। सरदार होलकर अपने शागिर्द के पास बैठा किसी अगले डाके के बारे में बातें कर रहा था।
और रात आधी गुजर चुकी थी। अचानक सरदार होलकर को हिरन की आवाज़ सुनाई दी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने शागिर्द से कहा, हिरन की आवाज़ मालूम होती है, मालूम होता है कोई हिरन रात को रास्ते से भटक कर इधर आ गया है, क्यों ना इसका शिकार किया जाए। शागिर्द बोला, ज़रूर ज़रूर, सुबह हिरन का गोश्त उड़ाएंगे। दोनों तीर कमान लेकर जिधर से हिरन की आवाज़ आई थी उधर को जंगल में चल पड़े। चांदनी रात थी, जंगल में हर तरफ हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। वो दोनों झाड़ियों में छुप छुप कर आगे बढ़ने लगे। एक जगह उन्हें हिरन के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस तरफ को भागे। इत्तेफाक से वो हिरन का पीछा करते उस तरफ आ गए जहाँ से समंदर एक खाड़ी की शक्ल में जंगल में आ गया था। यहाँ बड़े ऊंचे घने लंबे दरख्तों के झुंड थे। उसी जगह दरख्तों के पीछे अंबर और नाग का बादबानी जहाज खड़ा था। दोनों डाकू हिरन को तलाश करते झाड़ियों में से निकलकर खाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि सामने बादबानी जहाज खड़ा है। वो दो जहाज को देखते कि देखते रह गए। उन्हें कभी भी ये ख्याल नहीं हो सकता था कि इस जगह कोई जहाज भी खड़ा होगा, क्योंकि वो कोई बंदरगाह नहीं थी, वहाँ कभी कोई जहाज नहीं आया था। ये रास्ता सारा उनका जाना पहचाना था। सरदार होलकर ने अपने शागिर्द की तरफ और शागिर्द ने उस्ताद की तरफ देखा। ये क्या, यहाँ जहाज कहाँ से आ गया? शागिर्द ने पूछा। सरदार बोला, यही मैं देखकर हैरान हो रहा हूँ। शागिर्द बोला, मालूम होता है किसी ने इस तरफ जहाज को लाकर छुपा कर खड़ा कर दिया है। जहाज के बादबान भी लपेटे हुए हैं। सरदार बोला, चलकर पता करना चाहिए कि ये किस्सा क्या है। दोनों डाकू झाड़ी में से होकर खाड़ी के किनारे चलते उस जगह आकर खड़े हो गए जहां जहाज खड़ा था। जहाज पर ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी थी वो जहाज के अर्शे पर फेंक दी गई थी। सरदार होलकर बोला, हमें किसी न किसी तरह इस जहाज पर चढ़कर मालूम करना होगा कि ये जहाज किसका है। हो सकता है इसमें दौलत छुपी हुई हो। उन्होंने समंदर में छलांगे लगा दी। तैरते तैरते वो उस जगह आ गए जहां पानी में लंगर फेंका हुआ था। वो लंगर की जंजीर के साथ लटक कर जहाज के ऊपर चढ़ गए। चांदनी में जहाज का अर्शा बिल्कुल खाली था। डाकू अर्शे पर आ गए। उन्होंने चल फिरकर बड़ी एहतियात से देखा कि अर्शे पर कोई इंसान नहीं था। नीचे को जाने वाला रास्ता बंद था। दरवाजे पर लकड़ी के तख्ते लगाकर उसे बंद कर दिया गया था। सरदार होलकर और उसके शागिर्द ने मिलकर दरवाजे की लकड़ियां उखाड़कर फेंक दी। दरवाजा खुल गया। नीचे सीढ़ियां जा रही थी। सरदार ने कहा, खामोशी से चलना, हो सकता है कोई नीचे छुप कर बैठा हो। वो सीढ़ियां उतरते गए। नीचे जहाज के कैबिन में आ गए। ये दो कैबिन थे, जिनमें से एक कैबिन में समुद्री रास्तों का चमड़े का नक्शा मेज पर फैला हुआ था और दूसरे कैबिन में तख्त पर सोने के लिए बिस्तर बिछा हुआ था। साफ लग रहा था कि इस बिस्तर पर अरसे से कोई नहीं सोया। नक्शे पर भी गर्द पड़ी हुई थी। अब वो जहाज पर बावर्ची खाने में आ गए। बावर्ची खाने में खाने पीने का सामान पड़ा था। वो बड़े हैरान हो रहे थे कि इस जहाज के जहाजी कहाँ चले गए। शागिर्द ने कहा, सरदार, लिपटे हुए बादबानों को देखकर साफ मालूम होता है कि ये लोग खुद जहाज को खड़ा करके किसी काम से चले गए हैं। सरदार बोला, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं। शागिर्द ने कहा, हमें इसकी पूरी तलाशी लेनी चाहिए, शायद कुछ सुराग मिल जाए। वो जहाज की तलाशी लेने लगे। एक जगह उन्हें जहाज का वो कैबिन नजर आया जिसके अंदर कभी हीरे जवाहरात वाला संदूक पड़ा हुआ था। जहाज से अंबर और नाग ने खजाना उठाकर बाहर जंगल में एक जगह दफन कर दिया था। डाकू उस कैबिन में आकर एक एक चीज को गौर से देखने लगे। अचानक शागिर्द को जमीन पर गिरा हुआ मोतियों का हार नजर आया। उस्ताद, ये देखो, ये बड़ा कीमती हार है। मालूम होता है कि ये बहरी डाकुओं का जहाज है और ये लोग यहाँ से खजाना उठाकर जंगल में किसी जगह दफन करने ले गए हैं। सरदार होलकर ने कहा, तुम ठीक कहते हो, इस जहाज पर निशान भी बहरी डाकुओं के बने हुए हैं। अगर ये बात है तो हमारा मुकाबला बड़े खूनी डाकुओं से होगा, लेकिन हम मुकाबला करेंगे। जरा ये हार तो दिखाना। शागिर्द के हाथों से हार लेकर सरदार ने गौर से देखा और कहा, यह हार किसी मुल्क की शहजादी का मालूम होता है, जरूर ये डाकुओं का जहाज है। शागिर्द ने कहा, उस्ताद, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। वो क्या तरकीब? सरदार ने पूछा। तरकीब यह है कि हमें अभी तमाम डाकुओं के साथ इस जहाज पर कब्जा कर लेना चाहिए, मोर्चे संभाल लेने चाहिए। जब डाकू आए तो हम उन्हें बड़ी आसानी से तीरों की बारिश करके भगा सकते हैं। जहाज से बाहर होने की वजह से वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सरदार ने कहा, तरकीब तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हम इस जहाज को यहाँ से लेकर भाग क्यों न जाएं? मैं बहरी डाकू में जिंदगी गुजार चुका हूँ, मुझे जहाज चलाना आता है। शागिर्द ने कहा, लेकिन हम इस तरह खजाने से महरूम हो जाएंगे जो बहरी डाकू यहाँ से ले गए हैं। मगर डाकू आ भी गए तो हमें खजाना कहाँ से हासिल कर सकेंगे? इस तरह कम से कम हम जहाज के मालिक तो बन जाएंगे ना। हम फिर समंदर में बहरी डाकू बनकर डाके डाला करेंगे, या अगर जरूरत महसूस हुई तो किसी बंदरगाह पर जाकर इस जहाज को लाखों अशरफियों लेकर फरोख्त कर देंगे। बात यह भी माकूल है। तो फिर चल उस्ताद, हमें अभी चलकर सारे साथियों को इस जहाज पर ले आना चाहिए। हाँ चलो मेरे साथ, उन्हें चलकर ले आते हैं। दोनों डाकू जहाज पर से उतरकर वापस जंगल में उस जगह आ गए जहां उनके साथी डेरा डाले हुए थे। सरदार होलकर ने सारे डाकुओं को जगा कर कहा कि खाड़ी में एक जहाज पर कब्जा कर लिया गया है।
सब डाकू मेरे साथ पहुंचो। सारे डाकू हड़बड़ा कर उठ बैठे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि सरदार ने बहरी जहाज पर कब्जा कैसे कर लिया। सरदार ने कहा, आज हमसे जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्रों में भी डाका डाला करेंगे और खूब दौलत कमाएंगे। काली माता ने हमें ये जहाज अपने खास मेहरबानी से दिया है। सब लोग मेरे साथ चलो। सारे के सारे डाकू उठकर सरदार के साथ चल पड़े। सरदार उन्हें लेकर जहाज के पास आ गया। डाकुओं ने खाड़ी में एक बादबानी जहाज को खड़े देखा तो खुशी से पागल होकर एक दूसरे के हाथ दबाने लगे। सरदार के हुक्म पर सारे के सारे डाकू एक एक करके जहाज के ऊपर चढ़ गए। सरदार ने कहा, जहाज के बादबान खोल दिए जाएं। शागिर्द बोला, नहीं नहीं उस्ताद, हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि डाकू खजाना लेकर वापस जहाज पर आ रहे हो सकता है वो खजाना दफन करने के बजाय खजाना किसी जगह से उखाड़ कर वापस ला रहे हो। इसलिए हमें यहाँ रहकर उनका इंतजार करना चाहिए। हम एक किले में बंद होंगे, डाकू हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हम बड़ी जल्दी से उन पर काबू पा लेंगे और फिर खजाना हमारे हाथ आ जाएगा। सरदार की अकल में शागिर्द की बात ये आ गई। उसने कहा, बहुत खूब, हमें तुम्हारी बात पसंद आई। हम कुछ अर्सा यहाँ जहाज पर रहकर डाकुओं की वापसी का इंतजार करेंगे, लेकिन हम अपने जासूस छोड़ देंगे जो जंगल में जाकर हमें खबर ला कर देंगे कि बहरी डाकू कहाँ हैं। वो जरूर इसी जंगल में कहीं होंगे। ये काम हमारे जासूस बड़ी आसानी से कर देंगे। सरदार होलकर डाकुओं ने अपने गिरोह के डाकुओं के साथ अंबर के जहाज पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अरशे पर सोने के लिए बिस्तर लगा दिए और बाकी रात जहाज के अरशे पर ही बसर की। सुबह होते ही सरदार होलकर ने अपने खास जासूस को ये ताकीद करके जंगल में रवाना कर दिया कि वो जाकर मालूम करे कि इस जहाज के डाकू किस जगह खजाना दफन कर रहे हैं या उखाड़ रहे हैं। जासूस जंगल में निकल खड़ा हुआ। उसने दोपहर तक इर्द गिर्द के जंगल का सारा इलाका छान मारा, मगर उसे बहरी डाकुओं का कहीं सुराग न मिला। जहां उसे जरा सी आहट सुनाई देती, वो झट झाड़ियों की ओट में होकर कान लगा देता, मगर वो या तो कोई लगड़ बगड़ होता और या जंगली नील गाय भाग रही होती। जासूस थक गया और वापस चल पड़ा। वो जहाज के करीब आया तो इस कदर थक गया था कि एक जगह दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। जिस दरख्त के नीचे वो बैठा था उसी दरख्त के नीचे अंबर और नाग ने खजाना दफन कर रखा था। जासूस दरख्त की छांव में आराम कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र झाड़ियों के नीचे पड़ी। यहाँ एक जगह से घास खुदी हुई थी। मालूम होता था कि किसी ने घास उखेड़ कर ऊपर से मिट्टी और झाड़ियों की टहनियाँ डाल दी हैं, क्योंकि ऊपर डाली हुई झाड़ियाँ सूख गई थी जबकि इर्द गिर्द की झाड़ियाँ हरी भरी थी। जासूस भी डाकू था। उसका माथा ठनका कि ये मामला क्या है। देखना चाहिए यहाँ किसी ने कोई लाश तो नहीं दफन कर दी, या यहाँ कोई डाकुओं की खुफिया सुरंग तो नहीं। जासूस ने हाथों से झाड़ियाँ इधर उधर हटाई तो नीचे पत्थर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जासूस का शौक और बढ़ गया। उसने पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। पत्थर हटे तो नीचे नरम जमीन थी। उसने मिट्टी उखाड़नी शुरू कर दी। अब नीचे गड्ढा पैदा हो गया। जासूस ने पूरी तनदेही से गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया। अब नीचे एक संदूक था। जासूस थक से रह गया, क्योंकि संदूक की शक्ल उन संदूकों से मिलती थी जिनमें खजाने दफन होते हैं। जासूस ने कांपते हाथों से संदूक खोल दिया। सामने अशरफियां और हीरे जवाहरात का ढेर लगा हुआ था। जासूस की आंखें चकाचौंध हो गई। उसने जिंदगी में कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। वो अशरफियों और जवाहरात हीरे को लेकर हाथ में देखने लगा और मुस्कुराने लगा। क्या वो सारा खजाना सरदार के हवाले कर देगा? जासूस ने सोचा, अगर उसने ये खजाना सरदार के हवाले कर दिया तो उसे उसमें से एक अशरफी भी नहीं मिलेगी। इतनी दौलत तो वो सारी जिंदगी भी डाके मारता रहे तो इतनी दौलत पैदा नहीं कर सकता। तो क्या वो दौलत लेकर भाग जाए? ये ख्याल बिजली की तरह जासूस के दिमाग में चमका। हाँ, उसे ये दौलत सरदार होलकर से छुपानी चाहिए। सरदार को होलकर को कानो कान खबर नहीं करनी चाहिए। वो खुद इस खजाने का मालिक है। उसने अपनी अकल से उस दौलत का सुराग लगाया है। सरदार होलकर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसकी तलाश की हुई दौलत पर कब्जा जमा ले। काली माता ने उस पर खास मेहरबानी करके उसे ये खजाना दिया है। इस खजाने पर सिर्फ उसी का हक है। जासूस ने दिल ही दिल में पक्का फैसला कर लिया कि वो खजाने के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी और पत्थर डालकर खजाने को फिर से छुपा दिया और ऊपर दोबारा झाड़ियाँ और घास डाल दी। अब वो सोचने लगा कि ये खजाना यहाँ किसने दबाया हुआ है। काफ़ी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये खजाना उन बहरी डाकुओं का है जिनका जहाज है। ये समुद्री डाकू खजाने को इस जगह दफन करके कहीं चले गए हैं। वो ज़रूर वापस आएंगे और यहाँ से खजाना निकालकर वापस जहाज में सवार होकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सरदार होलकर के आदमी उन्हें तीरों की बारिश करके हलाक कर देंगे। अगर खजाना डाकुओं के पास हुआ तो सरदार होलकर खजाने पर कब्जा कर लेगा। अगर जासूस ने यहाँ से खजाना ना निकाला तो वो एक रोज़ में समुद्री डाकू वहाँ आकर खजाना निकाल कर ले जाएंगे, फिर वो भी हाथ मलता रह जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से खजाने को निकाल कर किसी ऐसी जगह दफन कर दिया जाए जहाँ सिवाय जासूस के किसी और को खबर ना हो। जासूस खजाने को उखाड़ कर निकालने के लिए आगे ही बढ़ा था कि उसे सामने से सरदार होलकर आता दिखाई दिया। जासूस एकदम से उठकर खड़ा हो गया। सरदार ने करीब आकर पूछा, क्यों भाई, समुद्री डाकुओं का कोई सुराग मिला? जासूस ने जल्दी से कहा, नहीं सरदार, यहाँ इर्द गिर्द कोई भी इंसान नहीं।
सिर्फ हिरन, लकड़ बकड़ और नील गाय हैं। सरदार बोला, इसका मतलब ये हुआ कि समंदरी डाकू यहाँ से कहीं दूर निकल गए हैं। खैर कोई बात नहीं, हम उनका इंतजार करेंगे। हाँ सरदार, हमें उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अपने साथ बहुत सा मालो दौलत ला रहे हों। सरदार होलकर ने जमीन की तरफ देखकर कहा, यहाँ से जमीन किसने खोदी? ताज़ा मट्टी झाड़ियों पर पड़ी हुई थी। जासूस घबरा गया, फिर झट संभल कर बोला, ये कोई नहीं सरदार, ये मैंने यहाँ से मिट्टी उखाड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जमीन के अंदर खमियाँ उगी हैं। आपको तो मालूम है कि मुझे खमियों का शोरबा बहुत पसंद है। सरदार बोला, ओह, तो फिर खमियाँ मिली हैं कि नहीं? तो फिर चलो वापस जहाज पर, यहाँ बैठे वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? चलो सरदार। जासूस सरदार के साथ वापस जहाज पर आ गया। शाम को जासूस अरशे पर एक तरफ हटकर अपने खंजर को तेज करने के बहाने खामोशी से बैठ गया। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। क्या वो अकेला इतना बड़ा खजाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दफन कर सकेगा? क्या उसे किसी साथी को शामिल कर लेना चाहिए? अगर कोई साथी उसके राज में शरीक हो जाए तो बड़ी आसानी होगी। वो बड़े आराम से खजाने को किसी खुफिया जगह निकाल कर छुपा सकेगा। लेकिन इस सूरत में साथी डाकू को खजाने का आधा हिस्सा भी देना पड़ेगा। नहीं, वो किसी को अपने राज में शरीक नहीं करेगा। उसे अकेले खजाना पाना है और वो अकेला ही खजाने का मालिक होगा, इसलिए कि खजाना उसे ही मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि खजाने को कब और कहाँ दफन किया जाए। जासूस को ये परेशानी भी लगी हुई थी कि कहीं बहरी डाकू अगर जल्द वापस आ गए तो ज़मीन में से खजाना निकाल लेंगे और फिर खुदा जाने सरदार होलकर से शिकस्त खाने के बाद खजाना लेकर किस तरफ भाग निकले। और अगर उन्होंने सरदार होलकर को शिकस्त देकर जहाज़ पर दोबारा कब्जा भी कर लिया तो फिर भी खजाना उसे ना मिल सकेगा। तय ये हुआ कि खजाने को जल्द अज जल्द वहाँ से निकाल देना चाहिए। जासूस ने इस काम के लिए रात को चुना। आधी रात को वो दबे पांव जहाज़ में से निकलकर जंगल में जाएगा और ख़जाने को ज़मीन में से निकालकर उसी जंगल में किसी दूसरी जगह दफन कर देगा। वो ये काम जल्द से जल्द करना चाहता था, क्योंकि समंदरी डाकुओं का कोई भरोसा नहीं था कि वो कब अचानक नमूदार हो जाएं और अपने ख़जाने पर कब्जा कर लें। जासूस ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आधी रात को ये काम कर गुजरेगा। चुनाचे आधी रात जब से ज्यादा गुजर गई तो जासूस अरशे पर लेटे लेटे चुपके से उठा। सारे डाकू इधर उधर बेसुध होकर सो रहे थे। जासूस दबे पांव चलता हुआ उस जगह आ गया जहां से लंगर की जंजीर नीचे समंदर में चली गई थी। उसने एक खंजर अपने साथ शाम ही से रख छोड़ा था। उसने एक बार फिर जहाज के अरशे पर चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर कोई मजे से सो रहा था। दिन भर की भाग दौड़ और जहाज की सफाई के बाद किसी को होश तक न था। जासूस दूसरी तरफ जंजीर के साथ लटक गया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो पानी में एकदम छलांग नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि इस तरह आवाज़ पैदा होने और अरशे पर लेटे हुए डाकुओं के जाग पड़ने का खतरा था। नीचे आकर वो बड़े आराम से समंदर के पानी में उतर गया। खाड़ी का पानी रात के अंधेरे में बड़ा पुरसुकून था। आधी रात के बाद चांद को तुलू होना था। वो तैरते तैरते किनारे पर आ गया। किनारे पर निकलते ही वो झुक झुक कर झाड़ियों में चलता छुपता छुपाता खजाने के दरख्त के पास आ गया। उसने जल्दी जल्दी खजाने को उखाड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खजाने का संदूक को बाहर निकाल लाया। उसने संदूक को कंधे पर उठाया और एक तरफ को चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने दरख्तों के झुंड के नीचे एक छोटी सी चट्टान देखी जो जमीन में से बाहर को निकली हुई थी। जासूस ने उस चट्टान के नीचे से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यहाँ एक गड्ढा बन गया। जासूस ने उस गड्ढे में खजाने के संदूक को रखा और जल्दी जल्दी उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। अभी गड्ढा आधा ही भरा था कि अचानक किसी ने पीछे से आकर जासूस की गर्दन पर खंजर की नोक रख दी और कहा, ये क्या कर रहे हो? जासूस ने पलट कर देखा। उसका एक साथी डाकू नारंग उसके पीछे खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं जरा यहाँ खुम्बियाँ तलाश कर रहा हूँ। नारंग ने हंसकर कहा, तुम मेरी आंखों में मिट्टी नहीं डाल सकते। मैं पीछे से तुम्हारे साथ साथ आ रहा हूँ। तुमने इस गड्ढे में एक ऐसा संदूक दफन किया है जिसमें ज़रो जवाहरात हैं और जिसे तुमने पीछे एक जगह से उखाड़ा है। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मेरे हाथ में खंजर है जिसकी नोक तुम्हारी गर्दन पर है। अगर मैं चाहूँ तो बड़ी आसानी से तुम्हें कत्ल करके इस खजाने पर कब्जा जमा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज से हम दोनों इस खजाने में बराबर के हिस्सेदार होंगे। हम मिलकर इसे इस्तेमाल करेंगे। जासूस ने झट कहा, मुझे मंजूर है नारंग, मुझे मंजूर है। हम दोनों इस खजाने को बराबर बांट लेंगे। नारंग ने खंजर कमर में लगा लिया और कहने लगा, इस जगह हमें कोई खास निशान लगाना होगा और एक खास मुद्दत के अंदर अंदर खजाने को यहाँ से निकालकर किसी दूसरी जगह दफन करना होगा। वो क्यों? जासूस ने पूछा। वो इसलिए कि अगर कुछ देर तक जमीन के अंदर दफन किए हुए खजाने की खबर ना ली जाए तो वो जमीन के अंदर चलना शुरू कर देता है। फिर जिस जगह तुमने दौलत दफन की होगी वहाँ वो तुम्हें नहीं मिलेगी। जासूस बोला, ये तो तुमने मुझे नई बात बताई है। अच्छा, अब हम इस खजाने की खबर रखेंगे। नारंग ने कहा, यह बहुत बड़ी दौलत है। ये जरूर बहरी डाकुओं का लूटा हुआ खजाना है। तुमने अच्छा किया जो इसे पहली जगह से उखाड़ कर यहाँ लाकर दफन किया, क्योंकि समंदरी डाकू इसे लेने जरूर आएंगे। अब वो इसे हासिल ना कर सकेंगे, लेकिन हमें अपने सरदार होलकर से भी इस खजाने को बचाना होगा।
जासूस बोला, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने खजाने को यहाँ लाकर दबा दिया है। मैं नहीं चाहता कि सरदार होलकर और दूसरे डाकुओं को इस खजाने का जरा सा भी इल्म हो, क्योंकि अगर सरदार को पता चल गया तो हमारे हाथ तो एक अशरफी भी नहीं आएगी। सरदार बड़ा लालची है, वो हमें कुछ भी नहीं देगा और सारे का सारा खजाना खुद डकार लेगा। नारंग बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी को खजाने की कानो कान खबर ना हो, लेकिन अगर सरदार होलकर ने कल या परसों यहाँ से कूच कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इसके बारे में हमें गौर करना होगा। जासूस ने कहा, जाहिर है सरदार होलकर यहाँ से बादबानी जहाज पर समंदर के रास्ते गोवा जाएगा। गोवा की पुरानी बंदरगाह यहाँ से 2 दिन के सफर पर है। अगर हम वहाँ साथ चले भी गए तो वहाँ से वापस भी आकर इस खजाने की देखभाल कर सकते हैं। नारंग ने हंसकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, शायद पागल आदमी। गोवा की बंदरगाह से तुम्हारा बाप तुम्हें महीने में 3-4 बार जहाज में बिठाकर यहाँ लाएगा। गोवा की बंदरगाह कोई बंदरगाह नहीं, यूं ही एक साहिल सा बन गया है जहाँ कश्तियाँ खड़ी रहती हैं। कभी कभी कोई तिजारती जहाज थोड़ी देर रुककर आगे निकल जाता है, वहाँ से हम कैसे यहाँ आया करेंगे? जासूस ने कहा, तो फिर हमें ऐसा करना होगा कि किसी रोज़ कश्ती में बैठकर आएंगे और यहाँ से खजाना लाद कर वापस चले जाएंगे और फिर किसी खास जगह पर इसे दफन कर देंगे जहाँ ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। नारंग कुछ सोचकर बोला, हाँ ऐसा अलबत्ता हो सकता है। मेरा ख्याल है कि सरदार ज़्यादा दिन डाकुओं का इंतज़ार नहीं करेगा। उसे डाकुओं के खजाने का लालच ज़रूर है, लेकिन वो समंदरी डाकुओं से मुकाबला करते हुए भी घबराता है। उसे ख्याल है कि वो 2-1 दिन में जहाज़ लेकर यहाँ से गोवा की तरफ कूच कर जाएगा। जासूस ने कहा, यह भी अच्छा है, हम उसके साथ ही यहाँ से चले जाएंगे और फिर 2 दिन बाद किसी बहाने से कश्ती में सवार होकर यहाँ आएंगे और ख़जाना डालकर वापस गोवा ले जाएंगे। वहाँ हम इस खजाने को साधु की पहाड़ी में दफन कर देंगे। ये जगह गोवा के साहिल के करीब भी है और गुमनाम भी, वहाँ कोई आबादी नहीं। सरदार होलकर का ठिकाना भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। नारंग बोला, एक बात का हमें ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर किसी तरह सरदार को हमारे ख़जाने का पता चल गया तो वो ना सिर्फ ख़जाने पर कब्ज़ा कर लेगा बल्कि हम दोनों को कत्ल भी कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम ख़जाने को लेकर किसी ऐसे शहर की तरफ निकल जाएं जो गोवा से बहुत दूर है। वहाँ जाकर हम दौलत को आधा आधा बांट लेंगे और कोई सौदागरी का काम शुरू करेंगे और अपना महल बनवाकर बाकी ज़िंदगी सुख चैन से बसर करेंगे। डाके डाल डाल कर मैं तंग आ गया हूँ। ऐसा ही होगा नारंग भाई, मैं खुद इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। अब हम वापस चलते हैं, दिन चढ़ने वाला है, कहीं सरदार को शक ना हो जाए। दोनों डाकू खजाने को अच्छी तरह ज़मीन में दबाकर ऊपर एक झाड़ी की निशानी लगाकर वापस जहाज़ की तरफ चल पड़े। खाड़ी के पानी में उतरकर वो आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए लंगर तक पहुंचे, फिर जंजीर के सहारे लटककर ऊपर जहाज़ पर चढ़ गए। अरशे पर डाकू अभी तक सो रहे थे। आखिर वही हुआ जो नारंग जासूस से कहा था। तीसरे दिन होलकर ने जहाज़ के बादवान खुलवा दिए, लंगर उठाया और जहाज़ को खाड़ी में से निकालकर समंदर में ले आया। जहाज़ ने हिंदुस्तान के मगरबी साहिल के साथ साथ जनूब की बंदरगाह गोवा की तरफ चलना शुरू कर दिया। सरदार होलकर के ख़ास शागिर्द ने उसके दिल में ये बात बिठा दी कि अगर समुद्री डाकू ज़्यादा निकल आए तो वो उनका मुकाबला न कर सकेंगे और हो सकता है कि डाकू बाहर से आग वाले तीर बरसाकर जहाज़ को आग लगा दें और ये जहाज़ भी उनके हाथ से जाता रहे। बेहतर यही है कि ख़जाने का ख्याल छोड़कर इस जहाज़ को लेकर यहाँ से चल दिया जाए और फिर ये भी कोई पता नहीं कि समंदरी डाकू खजाना लेने गए हैं या उसी जगह किसी ज़मीन में दफन करने गए हैं। सरदार होलकर के दिल में ये बात लगी और उसने अगले ही रोज़ कूच करने का हुक्म दे दिया। जासूस और नारंग बड़े खुश हुए। वो यही चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके चले जाएं ताकि फिर वापस आकर खजाने को वहाँ से निकाल कर किसी और जगह ठिकाने लगा सकें। एक तरफ अंबर, नाग और मारिया वापस अपने खजाने और जहाज़ की तरफ जंगल में सफ़र करते चले आ रहे थे और दूसरी तरफ उनका जहाज़ डाकू लूट कर ले जा रहे थे। अंबर और नाग मारिया के साथ घोड़ों पर सवार सम्राट राजा की राजधानी पाटलिपुत्र से निकलकर जंगल जंगल चलते दरियाओं और दलदली मैदानों और पहाड़ी वादियों को पार करते काफ़ी आगे निकल आए थे। वो एक ऐसी वादी में से गुजर रहे थे जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ फैले हुए थे। रात उन्होंने एक पहाड़ी के दामन में गुजारी। यहाँ सर्दी बिल्कुल नहीं थी, दिन में बड़ी गर्मी पड़ती थी। सिर्फ रात को थोड़ी सी खुनकी हो जाती जो बड़ी अच्छी लगती थी। रात को मच्छर बड़े तंग करते थे। रास्ते में उन्हें पानी और खाने को जंगली फल काफ़ी मिल जाते थे। पाटलिपुत्र से वो खुश्क गोश्त भी साथ लेकर चले थे। सफ़र करते उन्हें 12-15 दिन हो गए। कभी वो उस कच्ची सड़क पर हो जाते जहाँ से सफ़र करने वाले काफले गुजरा करते थे और कभी उस सड़क से हटकर जंगल के अंदर होकर सफ़र शुरू कर देते। आखिर वो एक बहुत बड़े दरिया पर पहुंचे। उस दरिया पर कोई पुल नहीं था। उन्होंने एक दरख्त काटकर उसकी शाहों को रस्सी से आपस में बांधा और एक पुश्ता सा बनाकर उसे दरिया में डाल दिया। उस पुश्ते पर उन्होंने घोड़ों को भी सवार किया और खुद भी सवार हो गए। पुश्ता दरिया की लहरों पर दूसरे किनारे की तरफ बहने लगा। दरिया के दूसरे किनारे पर से एक खतरनाक जंगल शुरू हो रहा था और ये सफ़र का आखिरी जंगल था। उस जंगल के बाद समंदर का किनारा आ जाता। यह हिंदुस्तान का मगरबी किनारा था। यही अंबर और नाग की मंजिल थी।
दूसरे किनारे पर आकर अंबर ने कहा, इस जंगल में बेशुमार जहरीले सांप और अजदहे पाए जाते हैं, दलदले भी हैं और जंगली दरिंदे भी। ये हमारे सफर का सबसे ज्यादा खतरनाक जंगल है। जंगली दरिंदों और दलदलों से तो हम अपने घोड़ों को बचा लेंगे, लेकिन सांप उन्हें चलते चलते खामोशी से डसकर हलाक कर सकते हैं। नाग, क्या तुम कोई ऐसा तरीका बता सकते हो कि ये घोड़े सांपों से बचे रहें, क्योंकि हमें अभी इन घोड़ों की जरूरत है। नाग ने कहा, क्यों नहीं, मैं अपने एक जिस्म से ऐसी बू खारिज करना शुरू करूंगा जो हर किस्म के सांप और अजदे को हमसे दूर भगा देगी, और फिर हम और हमारे घोड़े बड़े आराम और सुकून के साथ सफर कर सकेंगे। और नाग ने ऐसा ही किया। उसने अपने जिस्म से एक खास किस्म की बू छोड़नी शुरू कर दी, जिसने उनके जंगल में दाखिल होते ही सांपों और अजदहों में खलबली सी मचा दी। जंगल के सारे सांप और अजदहे एक तरफ को भागने शुरू हो गए। इस बू को जंगली दरिंदों ने भी महसूस किया, मगर वो समझ ना सके कि यह बू किस जानवर की है। सिर्फ इतना हुआ कि दरिंदे आम रास्ते से हटकर दूर चले गए। जंगल का रास्ता साफ था। मारिया, अंबर और नाग घोड़ों पर सवार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। उस जंगल में उनका सफर 2 दिन और 2 रातों का था। पहली रात उन्होंने एक झील के किनारे बसर की। उस झील की सतह पर सफेद रंग के कमल के फूल खिले हुए थे। किनारे किनारे पपीते और इमली के दरख्तों की कतारें झुकी खड़ी थी। उन्होंने आग का लाव रोशन किया और उसके इर्द गिर्द बैठकर शाम का खाना खाने लगे। खाने से फारिग होकर मारिया ने कहवा बनाकर सबको दिया। वो कहवा पीते एक दूसरे से बातें करते रहे। नाग ने कहा, अंबर भाई, अगर हमारा जहाज खाड़ी में खड़ा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अंबर हंसकर बोला, यार नाग, तुम हमेशा नाउमीदी की बातें करते हो, क्यों सोचते हो? इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अच्छी अच्छी और कामयाबी की बातें सोचे। मारिया बोली, जहाज को वहां से चुरा कर कौन ले जा सकता है? वो जरूर अपनी जगह पर ही खड़ा होगा, और खजाने को हमने ऐसी जगह दफन कर रखा है कि वो किसी को नजर ही नहीं आ सकता। नाग ने कहा, नक्शे के मुताबिक हम यहाँ से समंदर में सफर करते शुमाल मगरिब की तरफ चलेंगे तो खलीज फार्म में से गुजर कर हम बसरे की बंदरगाह पर जाकर रुकेंगे। ये बंदरगाह बड़ी मशहूर तिजारती बंदरगाह है और यहाँ से मुसलमानों के तिजारती जहाज सारे मशरक़ बईद को आते जाते हैं। मारिया बोली, हम बसरा की बंदरगाह पर ही जाकर उतरेंगे, वहाँ हमें जहाज से छुटकारा हासिल कर लेना होगा। आखिर हम कब तक जहाज को साथ साथ लिए फिरेंगे? अंबर कहने लगा, मारिया, इस जहाज की कदर व कीमत तुम्हें समंदर में जाकर पता चलेगी। अगर ये जहाज ना होता तो हम लोग कभी हिंदुस्तान के साहिल पर इतनी जल्दी ना पहुंच सकते, और यहाँ से बसरा तक जाना भी बगैर जहाज के कोई आसान बात नहीं। नाग बोला, हाँ भाई, ये तो मैं भी कहूँगा कि जहाज ने हमें बड़ा काम दिया है। अगर जहाज ना होता तो हम इस खतरनाक जजीरे से भी ना निकल सकते। खुदा जाने फिर क्या हालात होते। समंदर में सफर तो सिर्फ जहाज के जरिए ही हो सकता है, पैदल तो हम लोग समंदर में सफर नहीं कर सकते। मारिया ने शरारत से कहा, दुआ करो कि हमारा जहाज हमारा इंतजार कर रहा हो। अंबर ने कहा, जहाज कहीं नहीं जाएगा, फिक्र मत करो। इसी तरह बातें करते करते वो आधी रात के वक्त सो गए। जंगल में बड़ा अंधेरा था, चांद का कहीं नामो निशान नहीं था। तीनों भाई बहन आग के बुझते हुए अलाव के गिर्द बिस्तर बिछाकर गहरी नींद सो रहे थे। रात खुश्क यानी ठंडी थी। अलाव के धुएं की वजह से मच्छर वहां से भाग चुके थे। इतने आराम में दिन भर के थके हुए मुसाफिर बेखबर होकर बेसुध हो रहे थे। उनके पास ही थाली में बचा हुआ हिरन के गोश्त का एक टुकड़ा रखा था। उस टुकड़े की खुशबू उड़कर जंगल में फैली तो अपनी खो में बैठे हुए एक चीते ने थोतनी सुकेड़कर उस खुशबू को सूंघा। उसकी तबीयत एकदम खुश हो गई। हिरन के भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही थी। वो सुबह से भूखा था। दिन भर आज उसे कोई शिकार नहीं मिला था। जानवर उसकी शक्ल देखकर भाग और उड़ जाते थे। अब जो उसे हिरन के गोश्त की खुशबू सूंघाई तो वो लपक कर खो में से बाहर आ गया और गोश्त की खुशबू के साथ साथ दबे पांव चलने लगा। जाहिर है उस खुशबू ने चीते को अलाव के पास ही लाना था। अलाव के पास अंबर, मारिया और नाग बड़े सुकून से सो रहे थे। काला मकार चीता गोश्त की बू पाता उन लोगों के पास आ गया। उसने जो 2 आदमियों को सोए हुए देखा तो उसकी भूख और ज्यादा चमक उठी। वो तो हिरन के गोश्त की आड़ लेकर आया था और वहां 2 जिंदा इंसान पड़े थे। चीता आदमखोर था और इंसानों को बड़े शौक से हड़प करता था। वो पंजे सुकेड़े थोतनी जमीन के साथ लगाए अंबर और नाग की तरफ बढ़ने लगा। अलाव में आग बुझ चुकी थी, वरना जलती आग में चीता कभी आग के पास आने की जुर्रत न करता। खुशकिस्मती से चीता पहले अंबर के करीब आ गया। अगर वो पहले नाग के पास जाता तो नाग के लिए चीते के हमले को रोकना मुश्किल हो जाता, बल्कि ऐन मुमकिन था कि चीता पहले ही हमले में नाग का काम तमाम कर देता, क्योंकि अंबर की तरह नाग और मारिया में मौत का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। वो मौत के सामने उसी तरह बेबस थे जिस तरह सारे लोग हुआ करते हैं। मारिया चूंकि गायब थी इसलिए वो चीते को नजर न आई और चीता उसकी तरफ न गया। वो बाएं पहलू से आगे बढ़ा और उधर से पहले ही अंबर मिला। अंबर बड़ी गहरी नींद सो रहा था। उसका एक हाथ जमीन पर पड़ा था और दूसरा हाथ उसने अपने सीने पर रखा हुआ था।
चीता सबसे पहले उसके खुले हाथ की तरफ आया और थोथनी करीब ले जाकर उसे सूंघने लगा। फिर वो सूंघता सूंघता ऊपर की तरफ बढ़ा। अब वो अपने खौफनाक जबड़ों वाला जबड़ा अंबर के मुंह के करीब ले आया और उसने एकदम गुर्रा कर जोर से मुंह मारा और अंबर की आधी गर्दन अपने जबड़ों में पकड़ने की कोशिश की, मगर गर्दन में चीते के दांत न खुप सके। अंबर, नाग और मारिया की आंख खुल गई। नाग परे हट गया। अंबर चीते से लिपट गया और दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करने लगा। मारिया ने कहा, नाग, चीते पर तलवार का हमला करो। अंबर बोला, मैं इसका गला दबाकर हलाक कर दूंगा। नाग ने कहा, यह कोई आदमखोर है, मैं आ रहा हूं भाई। इसके साथ ही नाग ने तलवार का भरपूर वार चीते की कमर पर किया। वार इस कदर ताकतवर था कि तलवार चीते की कमर के 2 टुकड़े करके पेट में जा उतरी। चीते के मुंह से एक और दर्दनाक चीख निकली और तड़प कर उठा और नाग पर हमलावर हुआ, मगर उसकी कमर 2 टुकड़े हो चुकी थी। उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो उठकर खड़ा हो सके। वो उसी जगह जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। अंबर ने कहा, भाई ये आदमखोर कमबख्त किधर से आ गया? नाग बोला, मालूम होता है इस जंगल में आदमखोर शेरों के अलावा चीते भी हैं। चीता बहुत कम आदमखोर होता है। मारिया ने कहा, ये तो सारे का सारा जंगल इस किस्म के आदमखोर दरिंदों से भरा हुआ है भाई। मैं तो कहती हूँ हमें आराम करने के बजाय यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई पल के बाद दिन भी निकलने वाला है। अंबर ने कहा, अच्छा ख्याल है। इस पुरखतर जंगल में से जितनी जल्दी निकल सकें उतना ही अच्छा है। रात ढल गई। मशरिक में सुबह को उजाला फैलने ही वाला था। उन्होंने उठकर बोरिया बिस्तर बांधकर घोड़ों पर रखा, घोड़ों को पानी वगैरह पिलाया और उन पर सवार होकर चल पड़े। सारा दिन वो जंगल में से गुजरते रहे। फिर शाम आ गई। अब एक रात फिर इसी जंगल में बसर करना थी। नाग बोला, ये रात हमारी इस जंगल में आखिरी रात होगी। कल सुबह किसी वक्त हम साहिल पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, मैं हवा में समुद्री पानी की बू महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है। हम कल दोपहर तक समंदर के किनारे पहुंच जाएंगे। ये वही रास्ता है जहाँ से हम गुजर कर पाटलिपुत्र की तरफ गए थे। मारिया बोली, अगर हम सारी रात सफर करते रहें तो सुबह अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, मगर मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें रात इसी जगह बसर करनी चाहिए। हाँ मारिया, हमें आखिर इतनी जल्दी क्या है? हमारे अलावा घोड़े भी दिन भर के सफर के थके हुए हैं, उन्हें भी आराम की जरूरत है। ये जगह इतनी बुरी नहीं, हमें यहीं डेरे डाल देने चाहिए। और वो उसी जगह घोड़ों से उतर पड़े। अभी वो घोड़ों से उतर ही रहे थे कि एक घोड़ा जोर से हुनहुनाया। अंबर ने चौंक कर इधर उधर देखा। क्या देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा अजदहा मुंह खोले उनकी तरफ बढ़ रहा है। अंबर ने नाग की तरफ देखा। नाग, ये कहां से आ गया? क्या तुम्हारे जिस्म से निकलती हुई बू ने इसे खबरदार नहीं किया? नाग ने अजदे की तरफ देखा और बोला, मालूम होता है इसकी खाल बहुत मोटी है, इसने मेरी बू महसूस नहीं की। खैर कोई बात नहीं, अब इसकी तबीयत साफ किए देता हूँ। इतना कहकर नाग अजदे की तरफ बढ़ा। अजदे के मुंह से बार बार सुर्ख जुबान बाहर निकल रही थी और उसकी सुर्ख आंखें शोले बरसा रही थी। वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। नाग उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। नाग ने जोर से सांस को अंदर खींचकर अजदे की तरफ छोड़ा। नाग का सांस जो ही अजदे से टकराया, वो उसी वक्त सहम कर पीछे हट गया। उसे महसूस हो गया कि उसके सामने कोई गैर मामूली इंसान खड़ा है। नाग ने दूसरी बार अपना सांस अजदे के ऊपर छोड़ा तो अपनी जगह बैठ गया। नाग ने गरज कर कहा, गुस्ताख अजदे, क्या तुझे मालूम नहीं कि इधर मैं अपने दोस्तों के साथ सफर कर रहा हूँ? तू कौन है और इधर क्यों आया है? अजदे ने अपनी जुबान में कहा, ऐ नाग देवता, मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे भूल हो गई। मुझे खबर नहीं थी कि आप इस तरफ से गुजर रहे हैं। मेरी खता को माफ कर दें। नाग बोला, जा, मैं तुझे माफ करता हूँ, नहीं तो तुम्हारी गुस्ताखी की सजा ये थी कि मैं तुझे फूंक मारकर इसी जगह भस्म कर देता। अजदे ने सर झुकाकर कहा, आपने मुझे माफ कर दिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अचानक अंबर का ख्याल आया कि नाग ने एक शीशनाग को खजाने की पहरेदारी के लिए भेजा था, कई रोज पहले रवाना किया था। क्यों ना उस अजदे से शीशनाग के बारे में पूछे। नाग ने अजदे से कहा, क्या तुमने इधर से किसी शीशनाग को खजाने की पहरेदारी के लिए जाते देखा है? उसे मैंने 1 महीने पहले, बल्कि इससे भी पहले, एक खास काम के लिए रवाना किया था। उसे इसी जंगल में से होकर गुजरना था। क्या तुमने उसे देखा है? अजदे ने कहा, ऐ नाग देवता, मैं कई सालों से इस जंगल में जिंदगी बसर कर रहा हूँ। अगर इस जंगल में कोई शीशनाग दाखिल हो तो मुझे फौरन पता चल जाए। मैंने आज तक किसी शीशनाग को इस जंगल में नहीं देखा। नाग ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे भेजा था, वो मेरे हुक्म को कभी नहीं टाल सकता। वो जरूर इस जंगल में से गुजरा होगा, यही जंगल का रास्ता था। अजदे ने कहा, ऐ नाग देवता, इसमें क्या शक है कि आपका हुक्म कोई सांप नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे आप ही की कसम है कि मैंने किसी शीशनाग को इधर से गुजरते नहीं देखा। नाग हैरानी से बोला, फिर वो कहाँ चला गया? अजदा बोला, ऐ नाग देवता, इस जंगल से पहले एक जंगल आता है जिसमें एक वहशी कबीला रहता है। उस कबीले के लोग सांप का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। उनसे हमारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि शीशनाग उन वहशी सांप आदमखोर कबीले के हत्थे चढ़ गया हो। नाग सोच में पड़ गया। उसने अजदे से कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद शीशनाग को ढूंढ लूंगा। अजदा सर झुकाकर चला गया। अब अंबर और मारिया को भी फिक्र पड़ गई कि शीशनाग कहाँ चला गया, और वो खजाने पर नहीं पहुंचा तो जरूर किसी न किसी डाकू ने खजाने पर हाथ साफ कर लिया होगा। अंबर ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है नाग?
शीश नाग कहाँ चला गया होगा। नाग ने कहा, अंबर भाई, हो ना हो शीश नाग जरूर सांप खाने वाले कबीलों के लोगों के काबू में आ गया होगा, क्योंकि उस जंगल में से कहीं से भी अगर वो गुजरता तो इस अजदा को खबर जरूर हो जाती। अगर इसे खबर नहीं तो शीश नाग हलाक हो चुका, बल्कि वहशी कबीले वालों ने उसे भून कर खा लिया होगा। मारिया ने कहा, अब क्या हो सकता है, अगर किस्मत में खजाना हुआ तो मिल जाएगा, नहीं तो सब्र शुक्र करना होगा। अंबर बोला, भाई खजाने को छोड़ो, अफसोस तो ये कि बेचारा शीश नाग हमारी खातिर मर गया। अच्छा, अब क्या हो सकता है। वो रात उन्होंने उसी जंगल में बसर की। सुबह हुई तो वो दोबारा सफर पर रवाना हो गए। अब उन्हें समंदर की खुशबू साफ महसूस हो रही थी, यानी वो समंदर के किनारे पहुंचने ही वाले थे। अब हम फिर डाकुओं के पास चलते हैं। सरदार होलकर ने गोवा पहुंचकर जहाज को एक तरफ चट्टानों के पीछे समंदर में खड़ा कर दिया और अपने साथियों को लेकर हल्दी घाट पर अपने गार में आ गया। लूट के माल को उन्होंने आपस में बांट लिया। सबसे बड़ा हिस्सा सरदार होलकर उसके शागिर्द को मिला। जासूस और नारंग को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला। रात को नारंग ने जासूस डाकू से कहा, देखा तुमने, हम हर लूट मार और डाके में से बहुत कम हिस्सा मिलता है। इस जिंदगी से तो बेहतर है कि हम अपना खजाना लेकर इस मुल्क से भाग जाएं और किसी दूसरे मुल्क में जाकर ठाठ से महल बनाकर जिंदगी गुजारें। हमें क्या जरूरत है कि हम सरदार होलकर की गुलामी करें। हमारे पास अब इतना बड़ा खजाना है कि सरदार भी उसे सारी जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। जासूस बोला, तुम्हारा ख्याल मेरे दिल को लगा है। हमें यहाँ से भागने की तैयारियां करनी चाहिए। मौका मिलते ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चुनाचे एक दिन सुबह जासूस और नारंग किसी न किसी तरह वहां से निकलकर समंदर की तरफ भाग खड़े हुए। वहां से समंदर दूर नहीं था। दोपहर को वो समंदर के किनारे पहुंच गए। अब सवाल ये था कि कहीं से कोई मजबूत सी कश्ती चुराई जाए, जिसमें वो सवार होकर समंदर में किनारे के साथ साथ एक रात और एक दिन का सफर करके खजाने तक पहुंच सकें। समंदर के किनारे माहीगीरों की कितनी कश्तियां फैली हुई थीं। दोनों डाकू किनारे की रेत पर दूर तक टहलते चले गए। यहाँ कोई आदमी नहीं था। उन्होंने कश्ती को देखा, ये बहुत बड़ी कश्ती थी। उसके अंदर सोने की जगह भी थी। पानी के एक मटके के अलावा खाने का सामान भी रखा था। नारंग ने जासूस डाकू से कहा, यह कश्ती सफर के लिए मुनासिब रहेगी। यहाँ इस वक्त हमें कोई नहीं देख रहा। हम इसे लेकर ऊपर ही ऊपर से खुले समंदर में निकल चलेंगे। किसी को हम पर शक नहीं होगा। मछेरे यही समझेंगे कि उनके साथी समंदर में मछलियां पकड़ रहे हैं। तो फिर चलो, देर किस बात की। दोनों डाकू लपक कर कश्ती में बैठ गए। उन्होंने रस्सा खींचकर अंदर डाला और चप्पू चलाकर कश्ती को खुले समंदर की तरफ डाल दिया। उस कश्ती में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बांस पर बादबान भी लगा था। हवा बड़ी अच्छी चल रही थी। चप्पू चलाने वो कश्ती खुले समंदर में ले आए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने कश्ती का बादबान खोल दिया। बादबान में हवा के बढ़ते ही कश्ती की रफ्तार तेज हो गई। अब हम किनारे के साथ साथ सफर करेंगे। उन्होंने कश्ती को किनारे से 2 मील के फासले पर रखा और कश्ती हवा के दोष पर समंदर की पुरसकून लहरों पर तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। शाम तक कश्ती बड़े आराम से सफर करती रही। उन्होंने रात का खाना मिलकर खाया। जासूस डाकू कश्ती के तख्ते पर सो गया। नारंग ने दिल में एक बड़ी मकाराना साजिश कर रखी थी। उसने खजाने पर अकेले ही कब्जा करने का फैसला कर लिया था। वो चाहता था कि किसी तरह से जासूस डाकू को अपने रास्ते से हटा दे और फिर अकेले का अकेला ही मालिक बन बैठे। चुनाचे रात को जब उसने देखा कि जासूस डाकू कश्ती के तख्ते के किनारे की तरफ होकर सोया हुआ है तो वो आगे बढ़ा। सोए हुए डाकू के करीब आकर नारंग झुककर बड़े गौर से देखा। जासूस घोड़े बेचकर सोया हुआ था। उसने आओ देखा न ताओ दोनों हाथ डालकर जासूस डाकू को उस जोर से धक्का दिया कि वो धड़ाम से समंदर में गिर पड़ा। समंदर में गिरते ही उसे होश आ गया। उसने चीख कर कहा, नारंग मुझे बचाओ, मैं समंदर में गिर पड़ा हूँ। जासूस डाकू का ख्याल था कि शायद सोते में पहलू बदलने से वो समंदर में गिर पड़ा है। उसकी चीखों पुकार पर नारंग ने कहका लगाकर कहा, दोस्त जहां रहो खुश रहो, मैं तुम्हारी रूह के लिए दुआ मांगता रहूंगा। जासूस डाकू ने यह सुना तो धक से रह गया। फौरन समझ गया कि नारंग ने उसके साथ धोखा किया है और उसकी नीयत खराब हो गई है। वो चूंकि एक डाकू था इसलिए उसे तैरना भी खूब आता था। वो कश्ती की तरफ पूरा जोर लगाकर तैर रहा था। कश्ती हवा के दोष पर आगे बढ़ती रह रही थी। जासूस भी पीछे पीछे तैरता चला रहा था। नारंग ने देखा कि वो तैर कर कश्ती के करीब पहुंच चुका है तो नारंग चप्पू लाने के लिए कश्ती की दूसरी तरफ गया। वापस आया तो जासूस डाकू ने एक हाथ से कश्ती को थाम रखा था और दूसरे हाथ से जोर लगाकर कश्ती के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। नारंग ने चप्पू जासूस के हाथों पर मारने शुरू कर दिए। जासूस ने चीख कर कहा, नारंग मेरे दोस्त, मेरे साथ ये जुल्म ना करो। मुझे कश्ती पर आ जाने दो, तुम सारा खजाना ले लेना, लेकिन मेरी जान बचा लो। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि सारे का खजाना तुम्हारा होगा। मैं इसमें से एक पाई भी तुमसे वसूल नहीं करूंगा। मगर नारंग उस डाकू को हलाक करने पर तुला हुआ था। उसने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि तुम जिंदा रहकर मेरे लिए एक बराबर खतरे का बायस बने रहोगे। मैं तुम्हें मौत के हवाले करता हूँ। जासूस डाकू ने गिड़गिड़ा कर कहा, मेरी जान बचा लो दोस्त, मुझ पर रहम करो। नारंग डाकू बोला, तुमने कभी किसी पर आज तक रहम खाया है जो मैं तुम पर रहम करूं? तुमने मेरी आंखों के सामने मासूम बच्चों के गले काटे हैं।
फिर तुम मुझे क्यों सजा दे रहे हो? क्या तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? नारंग हंस पड़ा। देखा जाएगा, अभी मेरी बारी नहीं आई। कुदरत इस वक्त तुमसे बदला ले रही है, तुम कफारा अदा करो। जब मेरी बारी आएगी, जब कुदरत मुझसे बदला लेगी, तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। इतना कहकर नारंग डाकू ने पूरी कुव्वत से चप्पू उठाकर जासूस डाकू के सर पर दे मारा। जासूस डाकू की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। उसका सर फट गया और खून बहने लगा। कमजोरी और तकलीफ से जासूस के हाथ कश्ती से छूट गए और वो गड़ाप से समंदर में जा गिरा। कुछ दूर तक वो समंदर में कमजोरी के साथ हाथ पांव मारता रहा, फिर बेहोश हो गया और समंदर की लहरें उसे बहाकर दूर ले गईं। जासूस डाकू को ठिकाने लगाने के बाद नारंग बड़ा खुश हुआ। कश्ती में खड़ा होकर देर तक अपनी कामयाबी पर कहकह लगाता रहा। कुछ दूर तक उसे जासूस डाकू की लाश समंदर पर तैरती नजर आ रही, फिर लहरों में गुम हो गई। नारंग डाकू अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। अब वो सारे खजाने का अकेला मालिक था। उसने सोचा कि वो किसी दूसरे मुल्क में चला जाएगा और एक आलीशान महल खरीदकर सारी जिंदगी ऐश करेगा। उसे क्या मालूम था कि कुदरत उस पर मुस्कुरा रही थी। कश्ती रात भर समंदर में सफर करती रही। दिन निकल आया। समंदर पर सूरज की तेज धूप फैल गई। अभी उसकी मंजिल नहीं आई थी। जमीन का किनारा काफी दूर था। अभी उसे वो चट्टानें और पहाड़ नजर नहीं आ रहे थे जिसके अंदर खाड़ी चली गई थी और जहां खजाना दफन था। ये जगह शाम के वक्त आनी थी। वह समंदर में सफर करता रहा। ठीक उसी वक्त अंबरनाग और मारिया समंदर के किनारे खाड़ी में पहुंच चुके थे। खाड़ी में आकर उन्होंने जहाज को गायब पाया तो हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हैं, जहाज कहाँ चला गया? मारिया ने हैरत से पूछा। अंबर भी ताज्जुब से खाली खाड़ी के समंदर को देख रहा था। नाग भी परेशान था कि जहाज को कौन ले गया। अंबर ने कहा, हैरान होना और सोचना बेकार है। जाहिर है डाकुओं का कोई गिरोह इधर आया होगा। उसने खाली जहाज देखा और उसे लेकर यहाँ से 9-2-11 हो गया। अब तो हमें चलकर ये देखना चाहिए कि हमारा खजाना वहाँ मौजूद है या कि वो भी डाकुओं की भेंट चढ़ गया। इस ख्याल के साथ ही वो उस चट्टान की तरफ लपके जहाँ एक दरख्त के नीचे उन्होंने अपने खजाने के संदूक को दफन किया था। दरख्त के नीचे ही आते क्या देखते हैं कि झाड़ियाँ अपनी जगह से हटी हुई हैं, मट्टी भी खुदी हुई है। उन्होंने जल्दी जल्दी झाड़ियाँ हटाकर जमीन खोदी तो अंदर कुछ भी नहीं था। खजाना चुरा लिया गया था। लो भाई, दौलत से प्यार कर लो। खजाना जिसके हाथ लगा वो ले गया। सांप निकल गया है, अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। मारिया को सबसे ज्यादा अफसोस था। कहने लगी, किस कमबख्त की इतनी जुर्रत के हमारे खजाने को चुरा कर ले जाए। अंबर बोला, भाई जिसका दाव लगा वो ले गया, अब क्या हो सकता है। अगर शीशनाग बेचारा पहुंच जाता तो खजाने को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। नाग ने कहा, कमबख्त शीशनाग को भी रास्ते में ही हलाक होना था। अंबर ने कहा, यार मुझे तो खजाने से ज्यादा उस बेचारे शीशनाग का दुख है कि ख्वामख्वाह बेकार हीरे जवाहरात के लिए मारा गया। दौलत का क्या है, वो तो हाथ का मैल है, आज है तो कल नहीं। नाग गहरी सोच में था। कहने लगा, तुम्हारे ख्याल में ये डाकू कौन हो सकते हैं अंबर? अंबर हंसकर कहने लगा, भाई डाकू कौन हो सकते हैं, बस जैसे डाकू होते हैं वैसे ही होंगे। नाग ने कहा, मेरे ख्याल में तो ये कोई समुद्री डाकू हैं। समुद्री डाकू ही जहाज को चलाकर ले जा सकते हैं, आम डाकू ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये ख्याल तुम्हारा ठीक है, जरूर ये काम समुद्री डाकू का ही है। वही अपने जहाज पर आए होंगे और हमारे जहाज को साथ बांध कर ले गए होंगे। उन्होंने जहाज को फौरन पहचान लिया होगा कि ये भी बहरी डाकुओं का जहाज है। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें खजाने का पता कैसे चला। अंबर के इस सवाल पर मारिया बोली, हमने तो खजाने को बड़ी अच्छी तरह से छुपा कर रखा था। किसी को भी शक नहीं पड़ सकता था कि यहाँ जमीन के अंदर खजाना दफन है। फिर ये लोग कैसे जमीन के अंदर से हीरे जवाहरात का संदूक निकाल कर ले गए। नाग ने कहा, यह किसी बड़े ही खतरनाक और अक्लमंद डाकू का काम है, मगर अब जो होना था वो हो चुका। अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये खजाना भी हमारा अपना नहीं था। हमने भी इस खजाने को इसी तरह डाका मारकर ही हासिल किया था। बेहतर यह है कि हम इसे भूल जाएं। हाँ, असल नुकसान ये हुआ कि हमारा जहाज चोरी हो गया। अगर जहाज मौजूद होता तो कम से कम हम इस पर सफर करके मुल्क अरब बड़ी आसानी से पहुंच सकते थे। अंबर ने कहा, यह हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। अब हमें इस जगह पड़े रहकर किसी कश्ती या भूले भटके जहाज की राह देखनी होगी जो किस्मत से इधर को आ निकले। मारिया ने ठंडी सांस भरकर कहा, यह तो बहुत बुरी बात हुई। हम कब तक इस जगह पड़े रहेंगे? मेरा तो ख्याल है अगर हम समंदर के साथ साथ ऊपर की तरफ जंगल में सफर करें तो शायद किसी बंदरगाह पर पहुंच जाए। अंबर बोला, मैं इस सारे इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ से नीचे जनूब की तरफ पैदल 4 दिन के सफर के बाद हम गोवा पहुँच सकते हैं, जहाँ से हमें शायद ही कोई तिजारती जहाज मिल सके। इसलिए बेहतर यह है कि हम इसी जगह बैठकर जहाज का इंतजार करें, क्योंकि गोवा की बंदरगाह पर भी सौदागरों के तिजारती और मुसाफिर जहाज इतने नहीं आते जितने स्मगलरों और डाकुओं के आते जाते हैं। हम स्मगलरों और डाकुओं के जहाज पर भी सवार हो सकते हैं। नाग ने कहा, मेरी राय में हम 2-1 रोज इस जगह रुककर किसी स्मगलर जहाज का इंतजार करना चाहिए। अगर हमें 2-3 दिनों के अंदर अंदर जहाज ना मिल सका तो फिर गोवा की तरफ चल पड़ेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है अंबर भाई? मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो। हम इस जगह 2 रोज तक क़याम करेंगे, उसके बाद यहाँ से कूच कर जाएंगे। एक जगह डेरा जमा लिया। घने दरख्तों की छांव में टहनियाँ काटकर एक दीवार सी बना ली गई। दीवार की दूसरी जानिब बिस्तर लगा दिए गए। आग जलाकर मारिया ने खाना पकाना शुरू किया।
رات کو کھانا کھا کر انہوں نے آگ دیر تک جلائی رکھی اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ انہیں یہی خطرہ تھا کہ اگر یہاں سے اسمگلروں کا کوئی جہاز نہ مل سکا تو پھر انہیں بڑا لمبا چکر کاٹ کر گوا پہنچنا پڑے گا۔ رات کو وہ سو گئے۔ دن کو اٹھے تو جنگل سے پھل توڑ کر انہوں نے ناشتہ کیا۔ گوشت ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ امبر اور ناگ تیر کمان لے کر جنگل میں ہرن کے شکار کو چل دیے اور ماریا اسی جگہ بیٹھی کپڑے دھونے لگی۔ کپڑے دھو کر اس نے ذرا پرے جا کر دھوپ میں لٹکا دیے اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ ملک عرب کیسا ہوگا، وہاں کے مسلمان کیسے ہوں گے۔ اس نے مسلمانوں کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ ان کے ملک میں کوئی جرم نہیں ہوتا، لوگ ایماندار ہیں اور نیکی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دھوپ ڈھل رہی تھی کہ نارنگ ڈاکو کی کشتی ساحل سے آ لگی۔ نارنگ نے کشتی کو کنارے پر ایک جگہ درخت کے ساتھ رسے سے باندھا، پھاوڑا لیا اور خزانہ کھود کر لانے کے لیے چٹان والے درختوں کی طرف چل پڑا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ امبر اور ماریا وغیرہ اسی جنگل میں کھاڑی کے پاس ہی ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ امبر اور ناگ شکار پر گئے ہوئے تھے تاکہ اگلے روز کے لیے جنگل سے ہرن وغیرہ مار کر لائیں۔ ماریا اکیلی بیٹھی آرام کر رہی تھی، اس کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ نارنگ ڈاکو اپنے آپ کو جنگل میں اکیلا سمجھ کر بڑی لاپرواہی سے سیٹی بجاتا چلا رہا تھا۔ ماریا نے سیٹی کی آواز سنی تو وہ چوکنی ہو گئی۔ یہاں کون سیٹی بجاتا؟ اس نے سوچا۔ نارنگ ڈاکو کھاڑی کے کنارے سے ہو کر آگے جانے لگا تو ماریا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نارنگ ڈاکو نے اسے بالکل نہیں دیکھا، وہ اپنے مزے سے سیٹی بجاتا چلا جا رہا تھا۔ جاسوس کو سمندر میں مار گرانے کے بعد وہ خزانے کا اکیلا مالک تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ایک بے تاج بادشاہ سمجھ رہا تھا جو ہیرے جواہرات کی بہت بڑی دولت کا مالک تھا۔ جب وہ آگے نکل گیا تو ماریا نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پھاوڑے سے ماریا اتنا ضرور سمجھ گئی کہ یہ کوئی شے کھودنے جا رہا ہے۔ نارنگ بڑے آرام سے نیلی چٹان والے درختوں میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں خزانہ دبا ہوا تھا۔ وہ گھاس پر بیٹھ گیا۔ گرمی کے مارے اسے پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے رومال سے پسینہ پونچھا۔ ٹھنڈی ہوا میں وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ پھر وہ تازہ دم ہو کر اٹھا اور جھاڑیاں ایک طرف ہٹا کر اس نے زمین کھودنی شروع کی۔ ماریا ایک درخت کے پاس کھڑی بڑی دلچسپی سے یہ دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کس لیے زمین کھود رہا ہے۔ یہ بات تو کبھی اس کے دماغ بھی میں نہ آ سکتی تھی کہ یہاں ان کا اپنا ہی خزانہ دفن ہے اور یہ شخص ڈاکو خزانہ لینے آیا ہے۔ نارنگ ڈاکو اب بڑی تیزی سے زمین کھود رہا تھا۔ پھر وہ گڑھے پر جھک گیا۔ نیچے سے اسے صندوق صاف نظر آنے لگا۔ اس نے رسا ڈال کر صندوق اس کے ساتھ باندھا اور پھر اسے باہر نکال لیا۔ اب جو ماریا نے دیکھا کہ یہ تو ان کے اپنے خزانے کا صندوق ہے تو وہ خوشی اور حیرت سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اچھا، تو یہی وہ ڈاکو ہے جس نے ان کا خزانہ چرایا تھا۔ بہت خوب، اب تو وہ خزانہ لے کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بھلا ماریا اسے کب جانے دیتی تھی؟ ماریا نے سوچا کہ اگر اس شخص نے خزانہ چرایا ہے تو ضرور اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کا جہاز کون لے اڑا ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ جہاز کہاں ہے۔ ماریا ذرا آگے بڑھ کر اس کے قریب ہو گئی۔ اس کو خیال آیا کہ یہ شخص اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ضرور کوئی ڈاکوؤں کا گروہ ہوگا۔ یہ خزانہ لے کر ان ڈاکوؤں کے پاس جا رہا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈاکوؤں سے چھپ کر یہ سارا کام کیا ہو۔ بہرحال اس شخص کو زندہ گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ کاش وہاں امبر اور ناگ بھی موجود ہوتے۔ ماریا کے لیے اس ڈاکو پر اکیلے قابو پانا ذرا مشکل تھا۔ وہ اسے ہلاک تو کر سکتی تھی، پتھر مار کر بھی کر سکتی تھی، مگر اسے گرفتار کیسے کرتی؟ وہ ڈر کر بھاگ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں خزانہ تو اسے مل جاتا مگر جہاز کا سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ ماریا کسی ایسی ترکیب پر غور کرنے لگی جس کے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دوسری طرف نارنگ نے خزانے کو نکال کر اپنے سر پر رکھا اور واپس روانہ ہو گیا۔ ماریا بھی یہ سوچتی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی کہ اس ڈاکو پر کیسے قابو پائے۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ نارنگ ڈاکو مزے سے چلا جا رہا تھا۔ کھاڑی کے کنارے سے نکل کر وہ سمندر کی طرف چل پڑا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ درختوں سے نکل کر سمندر کا کنارہ آیا تو ماریا نے دیکھا کہ سامنے ریت پر ایک بادبانی کشتی کھڑی تھی۔ اب اسے فکر لگی کہ یہ شخص تو خزانہ لے کر فرار ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ماریا کو صرف ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سوچا کہ اگر آگے بڑھ کر کشتی کا رسا کاٹ دے تاکہ کشتی سمندر میں بہہ جائے اور یہ شخص واپس نہ جا سکے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس طرح سے وہ کشتی سے محروم ہو جائے گی۔ کشتی ان کے بڑے کام آ سکتی تھی۔ وہ کم از کم اس پر سوار ہو کر گوا کی طرف سفر تو کر سکیں گے۔ پھر کیا کیا جائے؟ وہ سوچتی رہی اور نارنگ ڈاکو کشتی کے قریب پہنچ گیا۔ ماریا اس ہٹے کٹے شخص کو رسیوں میں نہیں جکڑ سکتی تھی۔ اس طرح وہ مقابلہ کرتا اور ماریا پر غالب آ جاتا۔ وہ ماریا کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ کیا ہوا جو وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی؟ ایک بار وہ اس کے ہاتھ آ گئی تو پھر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آخر یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ اچانک ماریا کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ صندوق کو غائب کر سکتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے تلوار کھینچ لی اور آگے بڑھی۔ نارنگ خزانے کے صندوق کو سر پر رکھے کشتی کے پاس آ گیا تھا۔ وہ کشتی میں چڑھنے ہی والا تھا کہ ماریا نے پیچھے سے جا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ کر زوردار آواز میں کہا، صندوق نیچے رکھ دو۔ کون؟ نارنگ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماریا نے کہا، میں اس جنگل کی دیوی ہوں۔ خزانے کا صندوق تم نے زمین پر نہ رکھا تو یہ تلوار ابھی تمہاری گردن اڑا دے گی۔
फौरन संदूक जमीन पर रख दो। नारंग अगरचे डाकू था, सैकड़ों लोगों का कत्ल कर चुका था, लेकिन तलवार उसकी गर्दन पर लगी थी और कातिल उससे नजर भी नहीं आ रहा था। वो डर गया कि कहीं सचमुच उसकी गर्दन धड़ से जुदा न कर दी जाए। उसने संदूक जमीन पर रख दिया। अब 2 कदम परे हटकर खड़े हो जाओ, खबरदार भागने की कोशिश ना करना। मेरे पास तीर कमान भी है, मेरा तीर तुम्हारे सीने के पार हो जाएगा। मारिया जल्दी से संदूक के ऊपर खड़ी हो गई। उसके संदूक के ऊपर खड़े होते ही संदूक गायब हो गया। नारंग डाकू आंखें मल मल कर हैरत से देखने लगा कि उसके खजाने का संदूक कहाँ चला गया। मारिया ने कहा, इसी जगह रेत पर बैठ जाओ। अगर तुमने हिलने जुलने की कोशिश की तो मैं एक पल में तुम्हें कत्ल कर दूंगी। खजाना मैंने अपने कब्जे में कर लिया है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ उस पर अमल करो। नारंग डाकू दहशत ज़दा हो गया। वो उसी जगह रेत पर बैठ गया। मारिया तलवार लिए संदूक पर खड़ी थी। नारंग को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसने पूछा, ऐ जंगल की देवी, तूने मुझसे खजाना तो ले लिया, अब मुझे जाने दे। अब तू मेरी जान क्यों लेना चाहती है? मारिया ने कहा, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे बता कि इस समुद्री खाड़ी में जो एक बादवानी जहाज खड़ा था वो कौन ले गया है? मुझे उस जहाज के बारे में कुछ मालूम नहीं, डाकू ने कहा। बकवास करते हो। और मारिया ने तलवार का एक कचौका दिया। नारंग तड़प कर जमीन पर लेट गया। मारिया ने उसके सीने में तलवार की नोक रखकर कहा, बोल, जहाज कौन ले गया? अभी बताता हूँ। नारंग डाकू उठकर बैठ गया। मारिया ने तलवार हटा ली। नारंग डाकू ने कानी आंख से अपनी कश्ती की तरफ देखा। उसने सोचा कि उसे भागकर रस्सी खोलकर वहां से फरार हो जाना चाहिए। वो एकदम से उठा और भागकर रस्सी खोलने लगा था कि मारिया ने हल्का सा हाथ मारा। नारंग का बाजू जख्मी हो गया। वो गिरा और हाथ जोड़कर बोला, बताता हूँ देवी जी, बताता हूँ। मारिया खजाने के संदूक से उतरकर नारंग डाकू के करीब आ गई। नारंग डाकू ने देखा कि खजाने का संदूक फिर से नमदार हो गया। उसने कहा, देवी जी, क्या इस खजाने में से थोड़ी सी दौलत मुझे नहीं मिल सकती? जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि जहाज कौन ले गया तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमने सचमुच बता दिया तो हो सकता है तुम्हें कुछ दौलत बख्श दी जाए। नारंग डाकू ने कहा, देवी जी, जहाज को सरदार होलकर नामी डाकू ने अगवा किया। वो डाकुओं के एक बहुत बड़े गिरोह का सरदार है। मैं भी उसी गिरोह से ताल्लुक रखता हूँ। हम यहाँ एक रोज आए थे कि जहाज को खड़ा देखा, हमने जहाज पर कब्जा कर लिया। मारिया ने पूछा, तुम्हें जमीन के अंदर दबे हुए खजाने का इल्म कैसे हुआ? देवी जी, मेरा एक साथी यहाँ आया था। उसने किसी तरह मालूम कर लिया कि जमीन के अंदर खजाना दफन है। वो उसे निकालकर दूसरी जगह दबा रहा था कि मैं ऊपर से पहुंच गया। तुम्हारा वो साथी कहाँ है? देवी जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने खजाना अकेले ही हड़प करने की नीयत से अपने साथी को हलाक करके समुद्र में गिरा दिया था। तो तुम कातिल भी हो, तुमने अपने साथी को भी कत्ल किया है। अच्छा ये बताओ कि सरदार होलकर डाकू जहाज को लेकर कहाँ चला गया है? देवी जी, सरदार होलकर इस वक्त जहाज समेत गोवा के साहिल पर मौजूद है। वो खुद हल्दी घाटी के गार में दूसरे डाकू की साजिश तैयार कर रहा है और जहाज गोवा के साहिल पर है। समझ गई। मारिया गौर करने लगी कि अब इस डाकू को किस तरह रस्सियों में जकड़ा जाए। वो गौर कर रही थी कि डाकू ने बड़ी तेजी से लपक कर खजाने का संदूक उठाया और समुद्र में छलांग लगा दी। मारिया ने भी उसके साथ ही छलांग लगा दी। डाकू संभल न सका, पानी में किनारे की रेत पर ही गिर पड़ा। मारिया ने तलवार का एक हाथ मारा जो डाकू की गर्दन पर पड़ा। उसकी गर्दन लटक गई और पानी उसके खून से सुर्ख हो गया। वो समुद्र में डूबने लगा। कातिल का यही अंजाम हुआ करता है। तुम डाकू भी हो और कातिल भी हो। तुम्हारे हाथ न जाने कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। नारंग डाकू के जिस्म से कितना ही खून निकल गया। वो समंदर की लहरों पर एक बेजान लकड़ी की तरह तैरने लगा, डोलने लगा। फिर समंदरी की एक मौज आई और नारंग डाकू की अधमुई लाश को लेकर वापस समंदर की तरफ चली गई। ठीक उसी वक्त मारिया को अपने पीछे घोड़ों की आवाजें सुनाई दी। उसने घूमकर देखा तो अंबर और नाग घोड़े दौड़ाते जंगल में से उसकी तरफ आ रहे थे। कश्ती के करीब आकर उन्होंने मारिया को आवाजें देनी शुरू कर दी, क्योंकि मारिया उनको नजर तो नहीं आ रही थी। मारिया संदूक पर से उतरी और बोली, भाइयों मैं यहाँ हूँ, अपने खजाने के संदूक के पास। ये देखो। अंबर और नाग खजाने के संदूक को देखकर दंग रह गए। ये कहाँ से आ गया मारिया बहन? और ये कश्ती किसकी है? असल बात क्या है, हमें जल्दी बताओ बहन। वापस डेरे पर चलकर बताती हूँ भाई। तीनों वापस खाड़ी के किनारे उससे कहा गए जहाँ वो रात बसर कर चुके थे। यहाँ आकर मारिया ने शुरू से लेकर आखिर तक नारंग डाकू की सारी कहानी बयान कर दी। जहाज के बारे में सुनकर नाग बोला, मेरा पहले भी यही ख्याल था कि यह काम डाकुओं के सिवा किसी का नहीं हो सकता। अंबर बोला, खुदा का शुक्र है कि हमें कश्ती भी मिल गई और खजाना भी मिल गया। अब हम गोवा पहुंचकर अपनी खोया हुआ जहाज वापस हासिल कर सकते हैं। हमारे लिए खजाना हासिल करना इतना ज़रूरी नहीं था जितना ज़रूरी जहाज़ का वापस मिलना है, इसलिए कि ख़जाने के बगैर भी हम बसरा पहुंच सकते हैं, मगर जहाज़ के बगैर हम सफ़र नहीं कर सकते। दूसरे ही दिन उन्होंने बोरिया बिस्तर बांध कर कश्ती में रखा, खजाने का संदूक भी साथ लिया और कश्ती के बादमान खोलकर समंदर के किनारे किनारे गोवा की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए। ये सफ़र 1 रात और 1 दिन का था। गोवा पहुंचकर वो अपना समुद्री जहाज़ वापस लेना चाहते थे, जिसमें सवार होकर उनका इरादा मुल्क अरब की तरफ कूच करने का था। तीनों बहन भाई दिन के वक्त कश्ती में सवार होकर समंदर में निकले। हवा कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही थी क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला था
और समंदर में बड़ी तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी। पानी की लहरें उठ उठकर कश्ती से टकरा रही थी, लेकिन ये कश्ती इस तरीके से बनाई गई थी कि इस किस्म की लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। चुनाचे कश्ती गोवा की सिमत चलती चली गई। तेज़ हवा की वजह से उसकी रफ्तार खासी तेज़ थी। उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग अगले रोज़ मुंह अंधेरे ही गोवा के साहिल पर पहुंच गए। उन्हें गोवा के साहिल की एक चट्टान पर जलती आग दूर से नजर आने लगी। सूरज निकलने से पहले वो गोवा के साहिल के साथ लग गए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।